गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की इस क्लास में हम मैथ पेडागोजी से संबंधित कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट के रूप में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मैथ पेडागोजी के इस वीडियो में आज का पहला क्वेश्चन है, किसी छात्र से नीचे दी गई संख्याओं को पढ़ने के लिए कहा गया। किसी छात्र से नीचे दी गई संख्याओं को पढ़ने के लिए कहा गया है। उसने इन्हें इस प्रकार पढ़ा: 30 6 40 8 408 और 40 10। ये जो संख्याएं दी हुई है 306 408 4008 और 4010, उसको बच्चे ने 30 6 40 8 408 और 40 10 के रूप में पढ़ा है। पढ़ने में त्रुटि का कारण क्या है यह पूछा गया है इस प्रश्न में, जिसका फर्स्ट ऑप्शन है छात्र को गणित की कक्षा अच्छी नहीं लगती और कक्षा उबाऊ लगती है। ऑप्शन बी है छात्र ने स्थानीय मान की संकल्पना तो समझ ली है परंतु उसका उपयोग नहीं जानता। ऑप्शन सी है छात्र गणित का अध्ययन करने के लिए उपयुक्त नहीं है। ऑप्शन डी है छात्र स्थानीय मान की संकल्पना को नहीं समझता है और उसे केवल 2 अंकीय संख्याओं को पढ़ना आसान लगता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। छात्र जो है वह अंकों की स्थानीय मान की संकल्पना को नहीं समझता है और केवल उसे 2 अंकों का ही ज्ञान है, तभी वह 306 408 4008 और 4010 को 30 6 40 8 408 और 40 10 के रूप में पढ़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थी के गणितीय निष्पादन अवरोधन के साथ संबंधित चाक्षुष स्मृति अवरोध का संभावित संकेतक क्या है। एक शिक्षार्थी है, उसे गणितीय निष्पादन अवरोधन की समस्या है, उससे संबंधित चाक्षुष स्मृति अवरोध का संभावित संकेतक है। तो इसका ऑप्शन है गणित संबंधी तथ्यों के संधारण में अयोग्यता और समय बताने में कठिनाई। ऑप्शन बी है संख्या रेखा का प्रयोग करने में कठिनाई। ऑप्शन सी है एक क्रम में गणना करने में कठिनाई और ऑप्शन डी है छोटे परिचालनों के साथ व्यवहार करने में कठिनाई। जब किसी बच्चे को चाक्षुष स्मृति अवरोध है तो उसे जो है समय बताने में कठिनाई होगी। चाक्षुष स्मृति अवरोध का अर्थ है कि उसे देखने में कठिनाई हो रही है, वह दृष्टि बाधित विद्यार्थी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 4 की पाठ्य पुस्तक से दी गई निम्नलिखित समस्याओं में से कौन सी बहु अनुशासनात्मक समस्या की ओर संकेत करती है। कक्षा 4 की पाठ्य पुस्तक से दी गई निम्न में से कौन सी समस्या ऐसी है जो बहु अनुशासनात्मक समस्या की ओर संकेत करती है। फर्स्ट ऑप्शन है भारत के झंडे का आरेख बनाइए और झंडे में सममितीय रेखाओं को संख्या की पहचान कीजिए। ऑप्शन बी है दी गई आकृति की दर्पण छवि प्रतिबिंब का आरेख बनाइए, दी गई आकृति में कितनी सममितीय रेखाएं हैं। और ऑप्शन डी है किसी दी गई ज्यामितीय आकृति में एक सममितीय रेखा को खींचना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि यह एक ऐसी समस्या है जिसमें बहु अनुशासन का ध्यान रखना होगा। जब भारत के झंडे का निर्माण करते हैं, उसका आरेख बनाते हैं, तो झंडे के बीच के जो गोल आकृति होती है उसमें 24 रेखाएं होनी चाहिए। तो इस प्रकार भारत के झंडे का आरेख बनाने में और झंडे में सममितीय रेखाओं को खींचने में अधिक अनुशासन का
पालन करना होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 3 में एक शिक्षक शिक्षार्थियों को 4562 और 728 का योग करने के लिए कहता है। कक्षा 3 में एक शिक्षक शिक्षार्थी को 4562 और 728 का योग करने के लिए कहता है। तत्पश्चात एक शिक्षार्थी जो है वह निम्न प्रकार से जोड़ को अभिव्यक्त करता है। यह प्रतिक्रिया यह दर्शाती है कि बच्चे में कमी है। किस चीज़ की कमी है? ऑप्शन ए है योग के कौशल की कमी, ऑप्शन बी स्थानीय मान की अवधारणा की कमी, ऑप्शन सी पुनर्समूहीकरण के द्वारा योग के कौशल की कमी, या ऑप्शन डी योग के सही क्रम की अवधारणा की कमी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी योग के सही क्रम की अवधारणा की कमी। क्योंकि जब बच्चे को 4562 और 728 का योग करने के लिए कहा जाता है तो हम यह देखते हैं कि उसने संख्याओं को सही क्रम में रूपित नहीं किया है। इसका अर्थ यह है कि उसे योग के सही क्रम की अवधारणा का ज्ञात नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 4 का छात्र अर्जुन संख्या प्रणाली से संबंधित सभी प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप से दे सकता है, परंतु संख्या प्रणाली पर आधारित समस्याओं के हल लिखने में गलतियां करता है। लिखने में उसकी त्रुटियों को सुधार करने के लिए सबसे अच्छी उपचारात्मक तकनीक क्या है? एक छात्र है अर्जुन, वह कक्षा 4 में पढ़ता है और उसे कुछ गणित के प्रश्न दिए जाते हैं जिसका उत्तर वह मौखिक रूप से दे तो सकता है, किंतु उसे जब लिखने के लिए अभिव्यक्त करने के लिए कहा जाता है तो उसमें वह गलतियां करता है। तो इस समस्या के उपचार के लिए कौन सी तकनीक अपनाई जा सकती है? ऑप्शन ए है उसे 10 अभ्यास परीक्षाएं देना, ऑप्शन बी वास्तविक जीवन के अनुभवों को गणितीय संकल्पनाओं के साथ संबंधित करना, ऑप्शन सी उसको एक कार्यपत्र देना जिसमें समस्याएं आंशिक रूप से हल की गई हों और उसे खाली स्थान भरने हो, या ऑप्शन डी संख्या प्रणाली की समस्याएं हल करने के लिए एक से अधिक तरीके सिखाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उसको एक ऐसा कार्यपत्र देंगे जिसमें कुछ हल दिए हुए होंगे और कुछ हल खाली होंगे जिसे तर्क वितर्क करके वह उसे भर सकता है, गणना करके भर सकता है। इससे क्या होगा कि उसकी जो लिखने की समस्या है वह सुधरेगी, क्योंकि वह मौखिक रूप से सही आंसर देता है, क्योंकि जब उसे लिखने की बारी आती है तो वह गलतियां करता है। तो इसका एक सबसे अच्छा उपचारात्मक तकनीक हो सकता है कि उसे फिल इन द ब्लैंक्स जैसे क्वेश्चन दिए जाए, जिसमें क्या होगा कि कुछ हल दिए होंगे और कुछ हल के स्थान पर खाली जगह होंगे जिसको उसे भरना होगा, जिससे वह सीख सकता है और उसकी गलतियां सुधर सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका कक्षा 5 की शैलजा से एक आकृति के परिमाप के बारे में पूछती है। एक शिक्षिका जो है वह कक्षा 5 की शैलजा से एक आकृति के परिमाप के बारे में पूछती है। वह शैलजा से उसके हल को अपने शब्दों में बताने को कहती है। शैलजा समस्या का सही हल करने में सक्षम रहती है, परंतु उसकी व्याख्या करने में सक्षम नहीं है। यह शैलजा की निम्न विशेषता प्रदर्शित करता है। इस क्वेश्चन का अर्थ यह है कि शैलजा जो है उससे अगर कोई प्रश्न पूछा जाता है किसी आकृति के परिमाप के बारे में तो वह उसके हल को प्रस्तुत करती है, लिख सकती है, किंतु यदि उस हल की व्याख्या करने को कहा जाता है तो वह सक्षम नहीं है।
तो यह किस प्रकार की समस्या को प्रदर्शित करती है? ऑप्शन ए है कम आत्मविश्वास स्तर तथा कम गणितीय कौशल। ऑप्शन बी है परिमाप के संप्रत्यय की कम समझ परंतु अच्छी मौखिक योग्यता। ऑप्शन सी है निम्न स्तरीय भाषा प्रवीणता और निम्न स्तरीय गणितीय प्रवीणता। ऑप्शन डी है निम्न स्तरीय भाषा प्रवीणता और उच्च स्तरीय गणितीय प्रवीणता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी निम्न स्तरीय भाषा प्रवीणता और उच्च स्तरीय गणितीय प्रवीणता, क्योंकि शैलजा जो है वह प्रश्न का जो हल है वह देने में सक्षम है, वह उसको प्रस्तुत कर सकती है, लिख सकती है, किंतु उसे बोलने में उसकी व्याख्या करने में सक्षम वह नहीं है। तो इसका अर्थ यह है कि उसे भाषा में अभिव्यक्त करने में समस्या है, किंतु उसका जो क्वांटिटी एप्टीट्यूड है वह अच्छा है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि निम्न स्तरीय भाषा प्रवीणता और उच्च स्तरीय गणितीय प्रवीणता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बच्चे ने नीचे दिखाए गए अनुसार दो संख्याएं घटाई है। एक संख्या 83 है और एक संख्या 27 है, जिसको घटाने के बाद बच्चे ने 64 आंसर लाया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे के घटाव के सीखने का बोध कराता है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे के घटाव सीखने का बोध कराता है? ऑप्शन ए है बच्चे को घटाव की प्रक्रिया में स्थानीय मान के बारे में गलत धारणाएं हैं। ऑप्शन बी है बच्चा नहीं जानता कि कैसे घटाना है। ऑप्शन सी बच्चा 2 अंकों वाली संख्याओं के घटाव की प्रक्रिया जानता है। या ऑप्शन डी यह एक गलती है और इसे बार बार अभ्यास करके सुधारा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बच्चे को घटाव की प्रक्रिया में स्थानीय मान के बारे में गलत अवधारणा है। चूंकि बच्चा जो है वह 83 में से 27 को घटा रहा है, उसे स्थानीय मान के बारे में यह ज्ञात नहीं है कि जो संख्या बड़ी होती है उन सभी संख्याओं को छोटी संख्या से घटाया जाता है, पूर्ण संख्या से घटाया जाता है, न कि इकाई अंक या फिर दहाई अंक जो बड़ी होती है केवल उसी से छोटी को घटाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बच्चे को घटाव की प्रक्रिया में स्थानीय मान के बारे में गलत धारणाएं हैं। बच्चा ऑप्शन बी है बच्चा नहीं जानता है कि कैसे घटाना है। बच्चे को पता है कि कैसे घटाना है, केवल उसकी जो स्थानीय मान की अवधारणा है वो स्पष्ट नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है समावेशित विद्यालय में आप अपनी कक्षा के दृष्टिबाधित छात्रों को आवश्यकताओं को कैसे पूरा करेंगे? समावेशित विद्यालय अर्थात ऐसा विद्यालय जहां सामान्य एवं विशिष्ट प्रकार के बच्चे एक साथ एक कक्षा में शिक्षा को ग्रहण करते हैं। तो ऐसे बच्चों की जो दृष्टिबाधित है उनकी आवश्यकताओं को कैसे पूरा करेंगे? ऑप्शन ए है उन्हें उच्च उपलब्धि वाले छात्रों के साथ बैठाकर। ऑप्शन बी शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों और साधनों का प्रयोग करके। ऑप्शन सी है उन्हें विशेष शिक्षक के पास भेजकर। ऑप्शन डी उन्हें अभ्यास के लिए अतिरिक्त समय देकर। यदि कोई दृष्टिबाधित छात्र है तो उसके शिक्षा के लिए यह आवश्यक है शिक्षक द्वारा उसे शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों और साधनों को उपलब्ध कराया जाए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक शिक्षक को गणितीय कक्षा में बच्चों के एक विषम समूह को कैसे संभालना चाहिए? एक शिक्षक को गणित की कक्षा में बच्चों के एक विषम समूह अर्थात ऐसा समूह जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के बच्चे शामिल हो को कैसे संभालना चाहिए? ऑप्शन ए है एक ही कक्षा में सभी बच्चों को एक साथ समूहित रखकर। ऑप्शन बी अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को एक साथ समूहित रखकर ताकि वे एक दूसरे से सीख सकें। ऑप्शन सी है
कम क्षमता वाले बच्चों के अनुसार कक्षा में प्रश्न हल करके और उच्च क्षमता वाले बच्चों को जटिल प्रश्न गृह कार्य के रूप में देकर। ऑप्शन डी है एक ही क्षमता वाले बच्चों को एक साथ समूहित रखकर और उनकी क्षमता के अनुसार प्रश्न देकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को एक साथ समूहित रखकर ताकि वे एक दूसरे से सीख सकें। एक गणितीय शिक्षक को यह आवश्यक है कि वह विभिन्न प्रकार के बच्चों को एक साथ जब कक्षा में समावेशी शिक्षा के दौरान शिक्षण देता है तो यह आवश्यक है कि अलग अलग क्षमता वाले बच्चों को एक समूह के रूप में रखकर शिक्षा दे और उन्हें एक दूसरे के साथ सीखने का मौका दे। तो ऑप्शन बी इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणित से भयभीत होने और उसमें असफल होने के लिए निम्नलिखित में से किसे एक कारण नहीं माना जा सकता है। गणित से भयभीत होने और उसमें असफल होने के लिए निम्नलिखित में से किसे एक कारण नहीं माना जा सकता है। ऑप्शन ए है प्रतीकात्मक संकेत, ऑप्शन बी है गणित की संरचना, ऑप्शन सी है लैंगिक भेद और ऑप्शन डी है कक्षा कक्ष के अनुभव। तो गणित को सीखने में कठिनाई का एक कारण नहीं माना जा सकता है लैंगिक भेद को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जबकि प्रतीकात्मक संकेत गणितीय संरचना और कक्षा कक्ष में अनुभव की कमी को गणित सीखने में एक समस्या के तौर पर देखा जा सकता है और इसके साथ ही लैंगिक भेद का कोई महत्व नहीं है सीखने की समस्या में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लैंगिक भेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणित में त्रुटियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। गणित में त्रुटियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, यह कथन है। ऑप्शन ए गलत कथन है क्योंकि त्रुटियां लापरवाही दर्शाती है। सही कथन है क्योंकि यह बोध कराती है कि बच्चे गणित की अवधारणा की किस प्रकार रचना करते हैं। ऑप्शन सी सही कथन है क्योंकि यह विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों के बारे में फीडबैक देती है। ऑप्शन डी गलत कथन है क्योंकि गणित में त्रुटियों का कोई स्थान नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, त्रुटियां करना सही है क्योंकि यह बोध कराती है कि बच्चे गणित की अवधारणा से कितना परिचित है और वह किस प्रकार से उसकी रचना कर रहे हैं, उसका हल कर रहे हैं। त्रुटियों से ही समस्या का पता चलता है और समाधान निकालकर उन त्रुटियों का उपचार किया जा सकता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक कक्षा का एक बच्चा संख्या, संक्रिया चिन्हों, सिक्कों एवं घड़ी की सुइयों में अंतर स्थापित नहीं कर पाता है। प्राथमिक कक्षा का एक बच्चा है, वह संख्या, संक्रिया चिन्ह, सिक्का एवं घड़ी की सुइयों में अंतर करने में सक्षम नहीं है। यह तथ्य इंगित करता है कि इस बच्चे को किस प्रकार की समस्या है। पहला ऑप्शन है श्रवण स्मृति की समस्या, दूसरा प्रक्रिया स्मृति की समस्या, तीसरा ऑप्शन है दृश्य प्रक्रमण और चौथा ऑप्शन है भाषा प्रक्रमण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दृश्य प्रक्रमण। चूँकि हम यहाँ देख रहे हैं कि बच्चा जो है वह संख्या और संक्रिया चिन्हों, सिक्कों एवं घड़ी की सुइयों के बीच में अंतर स्थापित नहीं कर पा रहा है, अर्थात उसे देखने की समस्या है। देखने की समस्या है तभी वह घड़ी की सुइयों, सिक्कों और संख्या के बीच अंतर नहीं कर पा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दृष्टि प्रक्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी अभ्यास में प्रश्न था। कहीं अभ्यास प्रश्न दिया हुआ था, उसमें प्रश्न है P और Q एक रेखाखंड है और एक दूसरा रेखाखंड है R और S। रेखाखंडों की लंबाई मापिए। किसी बच्चे से यह
प्रश्न पूछा गया है। बच्चे ने उत्तर दिया। बच्चे ने उत्तर दिया है AB की लंबाई 5 सेंटीमीटर, AB की लंबाई 3 सेंटीमीटर। बच्चे का यह उत्तर जो है क्या संकेत करता है? ऑप्शन ए है संकल्पनात्मक त्रुटि को, ऑप्शन बी कार्यविधिक त्रुटि को, ऑप्शन सी रेखाखंड का नाम AB लिखने की आदत के कारण त्रुटि को, या ऑप्शन डी पढ़ने की त्रुटि को। तो एक रेखाखंड जो है वो दिया हुआ है P और Q, दूसरा रेखाखंड दिया हुआ है R और S। लेकिन बच्चे जब उत्तर दिए तो AB की लंबाई 5 सेंटीमीटर और दोबारा AB की लंबाई 3 सेंटीमीटर, अर्थात दो रेखाखंड जिनका नाम P और Q और R और S था, वो दोनों रेखाखंडों को बच्चे ने AB और AB नामकरण कर दिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेखाखंड का नाम AB लिखने की आदत बच्चे को पड़ गई है, जिसके कारण वह उन दो रेखाखंडों को AB और AB का नाम देकर उसने त्रुटि कर दी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेखाखंड का नाम AB लिखने की आदत के कारण त्रुटि को बच्चे का यह उत्तर संकेत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायः शिक्षार्थी दशमलव संख्याओं की तुलना में त्रुटि करते हैं। प्रायः शिक्षार्थी दशमलव संख्याओं की तुलना करने में त्रुटि करते हैं। उदाहरण के लिए 0.50 0.5 से बड़ा है। इस त्रुटि का सर्वाधिक संभावित कारण हो सकता है। उदाहरण के लिए 0.50 0.5 से बड़ा है। इस त्रुटि का क्या कारण हो सकता है? ऑप्शन ए है कक्षा में इस प्रकार के सवालों के अभ्यास का अभाव, ऑप्शन बी है संख्या रेखा पर दशमलव संख्या के निरूपण के मूर्त अनुभव का अभाव, ऑप्शन सी है शिक्षार्थियों द्वारा लापरवाही बरतना, या ऑप्शन डी क्रमिक दशमलव में शून्य की सार्थकता से संबंधित भ्रांतिपूर्ण संकल्पना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्रमिक दशमलव में शून्य की सार्थकता से संबंधित भ्रांतिपूर्ण संकल्पना। चूंकि बच्चों को इस बात को लेकर भ्रांति हो जाती है कि शून्य लगाने से संख्या का जो महत्व है वह बढ़ जाता है, किंतु वह इस संकल्पना से अपरिचित या फिर भ्रमित रहते हैं कि दशमलव के बाद 0 लगाने से उसका महत्व किस प्रकार से बदलता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्रमिक दशमलव में शून्य की सार्थकता से संबंधित भ्रांतिपूर्ण संकल्पना। वह शून्य किस प्रकार से कौन सी संख्या में लगता है इसकी सार्थकता से परिचित नहीं है या उसे भ्रम हो गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस करने ना भूलिए। थैंक फॉर वॉचिंग।